तो एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट चुन करके आया है। और जब डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन कैंपेन लड़ रहा था, उसके थ्रू गुजर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो मीडिया के लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा चेंज आया। एक बहुत ही साइज्मिक शिफ्ट और बड़ी घटना मीडिया लैंडस्केप में घटी है। वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट इलेक्ट करने में यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता है। क्योंकि मीडिया स्ट्रैटेजी एक इलेक्शन कैंपेन के लिए, कोई भी इंसान या कोई भी नेता जब इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो उसकी मीडिया स्ट्रैटेजी बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि उसका कोई मैसेज है और वो मैसेज उसको अपने वोटर्स तक पहुंचाना रहता है, ताकि उसका जो वोटर है, उसका जो बेस है, वो मोटिवेटेड रहे। और जो अनडिसाइडेड वोटर्स है उनको अपनी तरफ खींचने के लिए भी मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैसेज डिलीवर करने के लिए मीडिया के लोग काम आते हैं और उनको यूज़ करने के लिए एक कैंपेनर को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि वो अपना मैसेज आगे जनता तक पहुंचाने के लिए इन यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स का सहारा लेगा, और उसने बखूबी इसका सहारा लिया और उसका मैसेज जनता तक पहुंचाया, जिसके वजह से वो इलेक्ट होकर के आया है। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। इसके अंदर आप डोनाल्ड ट्रंप का एक दोस्त है, डेना वाइट, वो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच के बाद उसको स्पीच देने का मौका मिला, वो किन लोगों को थैंक कर रहा है, ये क्लिप आप देखिए। I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, busting with the boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. इसके अंदर ये जो बंदा है डेना वाइट, जो डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है और इलेक्शन में उसकी बहुत मदद करता है, मदद किया उसने, वो थैंक कर रहा है ये मोस्टली सब यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट करते हैं। और इन सब पॉडकास्ट पे डोनाल्ड ट्रंप एज अ गेस्ट गया था। इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 14 पॉडकास्ट्स पे गया, और उन पॉडकास्ट का व्यूअरशिप अगर मिलाएंगे तो 114 मिलियन व्यूज़ इन पॉडकास्ट को मिले हैं। कंपेयर टू हिम, अगर आप उसका अपोनेंट देखेंगे जो कैमला हैरिस थी, वो सिर्फ 5 पॉडकास्ट पे गई थी, जिनको के टोटल व्यूज़ मिला करके कुछ 4 मिलियन के आसपास व्यूज़ आए थे। इतना सिग्निफिकेंट शिफ्ट, इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस था इन दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स में, जो आवर्स और जो व्यूज़ उनको पॉडकास्ट पे मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने सारे जो फेमस पॉडकास्ट हैं वो सारे किए, जैसे कि फ्लेग्रेंट, लेक्स फ्रीडमैन, नेल्क बॉयज़, थियो वॉन, और सबसे बड़ा जो दुनिया का पॉडकास्ट है वो जो रोगन, वो फाइनली इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले उसने किया था, जो कि इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस उसके इलेक्शन कैंपेन के अंदर। ऐसे लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट पर जाना और 3-3 घंटे तक बात करना, ये जो स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई, ये बहुत सक्सेसफुल रही। और कैमला हैरिस जो है वो इसके पोटेंशियल को समझने में उसने बहुत बड़ी चूक कर दी है। और ये मीडिया के लैंडस्केप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज है, और ये चेंज बहुत दिनों से होता आ रहा था, लेकिन आज अब उसके ये परवान चढ़ गया, ये उसके पीक पर पहुंच गया है कि जब उसने इस नए टाइप के मीडिया ने एक यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट इलेक्ट करने में डिसाइसिव फैक्टर प्रूव हुआ है। ये जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि पुराने मीडिया से, ओल्ड मीडिया से नया ज़माने में लोग नए मीडिया की तरफ जा रहे हैं। ओल्ड मीडिया, जिसको लेगेसी मीडिया भी कहते हैं, जो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो टीवी पे आते हैं, ये अब पुरानी चीज़ होती जा रही है, पुरानी चीज़ हो गई है। अब उसकी जगह ये नए पॉडकास्ट, नए शोज़ ने ले ली है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो ये पुराने टीवी के शोज़ नहीं देखती, वो उनको ट्रस्ट भी नहीं करते, क्योंकि बहुत ही क्लियर है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स में एटलीस्ट जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी एक साइड पकड़ लिया है। CNN है वो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट विंग की बातें करेगा, उनका प्रोपोगेंडा, उनका माउथपीस बन करके बात करेगा। फॉक्स न्यूज़ जो है वो राइट विंग की ही बात करेगा, उसको हर चीज़ जो राइट विंग करेगा वही सही दिखेगी, जो लेफ़्ट करेगा वो बुरी दिखेगी। ऐसा इन चैनल्स ने, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना अपना कैंप और एक धड़े पकड़ लिए हैं, बस उसी हिसाब से वो बात करते हैं। इसीलिए आज की जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। और ट्रस्ट के अलावा भी इनके जो फॉर्मेट्स हैं वो भी पुराने हो गए, है ना। इनके फॉर्मेट्स में कैसा होता है कि हर स्पीकर को, जैसे कि आप डिबेट्स में भी देखेंगे, कई सारी स्पीकर्स आ जाएंगे किसी टॉपिक पे बात करने के लिए, और हर एक को 2-2 मिनट, 3 मिनट, हार्डली इतना टाइम मिलेगा किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। और जब
ये जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देश के लिए, देश की पॉलिटिक्स में, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको आर्ग्यू करने के लिए छोटा सा टाइम दिया जाता है। उसमें भी होस्ट बार बार इंटरप्ट करेगा, एड ब्रेक्स लेगा, और कोई भी लोग एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, बहस करेंगे, और उस टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर डिबेट, प्रॉपर बात कभी हो ही नहीं पाती है। सब एक दूसरे को इंटरप्ट करते रहते, कोई किसी की वहाँ सुनने पहुँचा ही नहीं रहता। कभी आपने कोई भी डिबेट में आप ऐसा नहीं देखोगे कि कोई इंसान कोई पॉइंट आर्ग्यू कर रहा है, दूसरा उसको सुन रहा है ना, उस पर सवाल पूछ रहा है, फिर आपने ऐसा क्यों बोला, ये इसका इससे आपका क्या मतलब है, समझने के लिए कोई वो हाँ आया ही नहीं है। और कभी ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि कहाँ वहाँ पर किसी ने आर्ग्यू किया कोई पॉइंट और सामने वाले ने उस बात को माना कि नहीं यार आप बात सही कर रहे हैं, मैं शायद उसमें थोड़ा सा गलत हूँ, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ऐसी चीज़ें इन चीज़ों में होती नहीं है। एक अलग ही सा एक बंधा हुआ फॉर्मेट है इनका, कुछ सेकंड के लिए आओ, अपने टॉकिंग पॉइंट्स की उल्टी करो और आगे बढ़ जाओ, बहस करो और व्यूअर का ब्लड प्रेशर बढ़ा दो, बस यही ये लोग करते हैं। और ये भी एक वजह है कि आजकल की जनरेशन इन सारे मीडियाज़ को कंज्यूम नहीं करती है। ये मेन स्ट्रीम जो लेगेसी मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, इनको कंज्यूम नहीं करना चाहती। वो यूट्यूब के तरफ जा रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो कि लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट है, 3-3 घंटे के कॉन्वर्जेशंस हैं इंपॉर्टेंट लोगों के साथ। अब इन कॉन्वर्जेशंस में होता क्या है कि आपको बोलने का समय मिलता है, सामने वाले को बोलने का टाइम देते हैं, है ना। आप किसी भी आइडिया को, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, उसको 10 डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे गलती हो गई, आपने कुछ गलत बोल दिया, आप फिर से बोल सकते हैं नहीं यार ये मैंने गलत बोला, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। आप अपना वक्त लेकर के किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि और अगर लेगेसी मीडिया पे आपने गलती से कुछ गलत बोल दिया, यू मिसस्पोक, तो आपके ऊपर अटैक कर लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको करेक्शन करने का भी मौका मिल रहा है, जैसे आप बात कर रहे हो। और लोगों का मानना यह है कि कोई इंसान जब 3 घंटे तक, 4 घंटे तक बातें कर रहा है तो वो इंसान का असली रूप सामने आने लगता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपने कुछ पॉइंट्स याद करें, है ना, कुछ टॉकिंग पॉइंट्स याद करें और जो आपको खाली चिल्लाने हैं, तो आप आधे घंटे तक बोलोगे, है ना। उसके बाद में 2 घंटे, 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद आपका रियल सेल्फ निकल के आने लगता है। आप प्रिटेंड नहीं कर सकते 3-3 घंटे। ऑल्दो सम पीपल, शायद उनके भी पॉसिबल हो कि वो उनको 3-3, 4-4 घंटे भी प्रिटेंड करें, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इंसान के लिए इतने लॉन्ग आवर्स के लिए प्रिटेंड करना। और जब एक लिसनर उनके पॉइंट को सुन रहा है तो उसको भी वक्त मिलता है उस इंसान को सच में समझने का, और जब वो उसको समझता है तो फिर उनका जो एक सहमति का जो एक सिग्निफिकेंट जो उनका इम्पैक्ट होता है, जो स्पीकर का जो लिसनर के ऊपर इम्पैक्ट होता है, वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है इन पॉडकास्ट के थ्रू। और ये जो लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट होता है ना, ये नेचुरल लगता है इंसान को। इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक वे टू स्पीक, जिसके आपके अंदर, उसके अंदर कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, कोई कैमरा के कट्स नहीं आ रहे, कभी इधर से बात हो रही, कभी इस कैमरा में देख के बात हो रही, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो इंसान को बहुत ही एक कंफर्टेबल फीलिंग आती है और इट्स अ नेचुरल वे टू टॉक, है ना। क्योंकि जब भी हम अगर जब रियल लाइफ में भी किसी से अच्छे से बात कर रहे हो, इंटेलिजेंट आदमी से डीप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो अचानक म्यूज़िक तो नहीं बजने लगता पीछे, है ना। वो इंसान यहाँ से जंप करके उधर जाके तो एकदम से बात नहीं करने लगता, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मीडिया वाले, जो ये फास्ट कंटेंट बनाने वाले, ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन इन पॉडकास्ट्स में ये नहीं होता, इसीलिए लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं। म्यूज़िक का भी जो इस्तेमाल होता है ना, वो एक इमोशन को इवोक करने के लिए, आपके अंदर एक जज्बात छेड़ने के लिए म्यूज़िक का यूज़ करते हैं। अब अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ वीडियोस बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, कोई मूवी में है, तो वहाँ म्यूज़िक आई अंडरस्टैंड कि भाई एक इमोशन ये कन्वे करना चाह रहा है, उस हिसाब से वो म्यूज़िक यूज़ करता है। लेकिन अगर कोई कॉन्वर्जेशन चल रहा है, हम और आप बात कर रहे हैं, या मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कुछ चीज़ें अगर मैं किसी का वीडियो देख कर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तब मैं म्यूज़िक अगर बजाऊँगा ना, तो वो चीटिंग हो जाती है। कई लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि जब वो कोई इमोशनल बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो पीछे से एक सैड सा म्यूज़िक बज जाएगा, है ना। जब वो कुछ सनसनीखेज बात करने चाहें तो वैसा फास्ट म्यूज़िक बजने लगेगा। ऐसी सारी चीज़ें लोग करते हैं अपने वीडियोस में। और आई अंडरस्टैंड अगर आपका वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशंस के लिए आई थिंक अगर म्यूज़िक यूज़ होता है तो वो थोड़ा सा चीटिंग लगती है मुझे। क्योंकि मैं खुद जब अगर कोई कंटेंट देख रहा हूँ, अगर कुछ वीडियो देख रहा हूँ, जो मेरे को कोई बंदा कॉन्सेप्ट समझा रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो मेरे को सिखा रहा है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है,
और अगर म्यूज़िक बजा के वो करता है ना, तो आई फील थोड़ा सा कि ये मेरे इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रहे हो आप, क्योंकि अगर आपकी बात में दम है तो मैं उस बात को समझूंगा, आप समझाने की कोशिश करिए, है ना। म्यूज़िक से मुझे ड्राइव करने की, म्यूज़िक से मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात में अगर दम है तो दम है, नहीं है तो नहीं है। अगर आपकी बात में वैल्यू है तो मैं उस वैल्यू को पहचान लूँगा, इतना मुझे पे भरोसा रखिए। म्यूज़िक से मुझे परसुएट करने की ज़रूरत नहीं। और मुझे ये भी पता है कि ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल ज़माने में ये लोगों को ऐसा लगता है कि अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया है। हर 3 सेकंड को अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो लोग क्लिक ऑफ कर देंगे, कुछ और देखने लग जाएंगे। कुछ तो भी होना चाहिए, कैमरा एंगल चेंज होना चाहिए, म्यूज़िक बजना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हर कोई जो कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में है वो ये सारी बातें हमने सुनी हुई है, और सब लोग यही सजेस्ट करते हैं कि हर 3 सेकंड को सब कुछ चेंज करो, क्योंकि अटेंशन नहीं है, अटेंशन स्पैन कम हो गया लोगों का। और तो और कंटेंट बनाते टाइम हर एक को ये लगता है कि मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करूँ। अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा तो ये क्लिक ऑफ कर देंगे। हर चीज़ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। व्यूअर जो है वो मेरे साथ वक्त नहीं बिताएगा अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं बोलूँगा तो। एक तो कुछ इंटरेस्टिंग बोलूँ या अपनी बातों को ऐसा पोर्ट्रे करूँ कि ये सारी इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या हो जाता है ना कि व्हेन यू ट्राई टू से द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑल द टाइम, जब आप हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें ही बोलने की कोशिश करते हो तो आप एक्चुअली कुछ इंटरेस्टिंग बोलते ही नहीं हो। आपकी जो कॉन्वर्जेसन रहेगी, अगर आप हर बार कुछ शॉकिंग, कुछ इंटरेस्टिंग, है ना, बोलने की कोशिश करोगे तो आपका जो कॉन्वर्जेसन है वो डीप नहीं जाएगा, वो सिर्फ शैलो रहेगा, गहराई नहीं रहेगी उसमें। जावेद अख्तर ने भी किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था उनको बोलते हुए कि हमने स्पीड के चक्कर में गहराई को खो दे रहे हैं हम लोग, है ना। कोई भी गहराई वाली अगर बात करनी है तो उसमें थोड़ी साइलेंस लगेगी, उसमें थोड़ा बोर्डम भी होगा, तभी जब बोर्डम से आप निकलेंगे तभी कोई चीज़ इंटरेस्टिंग भी लगेगी, है ना। गम होगा तभी खुशी का वैल्यू रहेगा आपको। हर बार खुशी 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 कैसे कल चलती रहेगी। और इसी गैप को ये लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि लोग जो इंटेलिजेंट लोग हैं दे आर हंग्री फॉर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, है ना। जो अच्छी चीज़ें अच्छे से बताएं, थोड़ा उसमें हर चीज़ सनसनीखेज होना ज़रूरी नहीं है, म्यूज़िक बजना ज़रूरी नहीं है, और हर को वो शॉर्ट फॉर्म देखने वाले कंटेंट और म्यूज़िक बजने वाला और हर 3 सेकंड को कैमरा कट होने वाला कंटेंट देखने वाले भी लोग हैं, और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने वाले भी लोग हैं जो किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं। उनके बोर्डम पे उनका कंट्रोल है, उनके दिमाग पे उनका कंट्रोल है। ये जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, लेक्चर्स सुनते हैं, वो जनरली थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए वक्त देना पड़ता है ना। 30 सेकंड में, 1 मिनट में अच्छे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको समझाना थोड़ा मुश्किल है, और हर चीज़ हर बार इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें ये पॉडकास्ट समझते हैं। और ये जो चेंज था ये बहुत सालों से चेंज हो रही थी चीज़ें धीरे धीरे, लेकिन अब ये पीक पे पहुंच गया है। अब ये इन्होंने एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है मीडिया का वो पास कर दिया कि एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर के दे दिया उनके लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट के वजह से। ये वो एक बहुत बड़ा, क्या कहेंगे उसको, एक माइलस्टोन है, समझ लीजिए आप, है ना। इसके बिना भी वो पॉडकास्ट बहुत बड़े थे, बहुत सारे लिसनर्स उनको सुन रहे थे, लेकिन हमको उसका अभी एक स्केल, एक रीडिंग मिलती है कि कितना बड़ा ये हो चुका है दुनिया में। और ये पूरी दुनिया के लिए इसलिए बड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो नई चीज़ होती है वो पूरी दुनिया में फॉलो होती है। अब जब यहाँ के पॉलिटिशियंस, हमारे इंडिया के भी, उन्होंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो भी यहाँ अपनाएंगे, उसकी भी कोशिश करेंगे यहाँ पर अपनाने की। हमारे यहाँ पर भी सिमिलर टाइप ऑफ पॉडकास्ट पे वो जाएंगे, और ये ऑलरेडी आपने देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये चेंजेस ऑलरेडी आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उतने जेन्युइन टाइप के पॉडकास्टर्स मैंने तो नहीं देखे, इतने हैं नहीं जो मेन स्ट्रीम में हैं, जो बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दिल से बना रहे हैं। उनको उतना रिकग्निशन हमारी दुनिया में, हमारी कंट्री में मिला नहीं है अभी तक, शायद मिले आगे जा कर के। लेकिन ये बात तो है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रैटेजी अपनाई ये अब कॉपी होगी, ये यहाँ के पॉलिटिशियंस भी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले उसने राइट विंग पॉपुलिज्म का जब इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद पूरी दुनिया में उसकी हवा चली, और सिमिलर चीज़ आपको देखने मिलेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ को ट्रेंड सेट करने में यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 होता है, सबसे आगे होता है। लेकिन इन पॉडकास्ट में एक लिमिटेशन भी है, जो कि किसी ने, एक इंटेलिजेंट बंदे ने, उसका नाम है सागर बोल के, एक यूनाइटेड स्टेट्स में
जर्नलिस्ट है, ब्रेकिंग पॉइंट्स नाम से उसका एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। तो ही पॉइंटेड आउट, बहुत ही अच्छी एक लिमिटेशन इन पॉडकास्ट की उसने पॉइंट आउट करी है कि ये जो पॉडकास्ट है जनरली जो है ना वो कमेडियंस चलाते हैं, तो कमेडियंस उसके होस्ट्स हैं। तो जब ये पॉलिटिशियंस अपने कैंपेन ट्रेल के ऊपर जब इन पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, अब ये कमेडियन जर्नलिस्ट तो है नहीं, तो ये ना अब उस पॉलिटिशियन को फैक्ट चेक नहीं कर पाते, या नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते, ना उनका वो प्रोफेशन है, फैक्ट चेक नहीं करते हैं। उनके कोई कंट्रोवर्शियल या उनके जो पास्ट रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर उनको पुशबैक नहीं कर पाते, उनसे सवाल नहीं पूछ पाते हैं, है ना। जनरली जब पॉडकास्ट पे एक पॉलिटिशियन आता है तो वो उसके साथ एग्री करते हैं, एक फ्रेंडली सा माहौल होता है। लेकिन जनता से जब आप वोट मांग रहे हो उस टाइम के दौरान एक कड़वे सवाल, तीखे सवाल और थोड़ा पुशबैक, ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है एक पॉलिटिशियंस को समझने के लिए। और वो इन पॉडकास्ट्स में है नहीं, क्योंकि ये लोग जर्नलिस्ट हैं नहीं, और जर्नलिस्ट्स ने अपनी रेपुटेशन को इतना मिट्टी में मिलाया है कि लोग अब जर्नलिस्ट को सुनने नहीं चाहते। तो ये एक बड़ा ही प्रेडिकेमेंट है, एक डिलेमा है कि कैसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी हम पॉलिटिशियंस को सुने, बात करते हैं लंबे समय तक चीज़ों के ऊपर, लेकिन उनको चैलेंज भी तो मिले, उनको उनके झूठ को भी पकड़ा जाए, उनको क्रॉस चेक भी किया जाए, है ना। हमारे इंडिया में जैसे कि लल्लन टॉप के ऊपर, लल्लन टॉप नाम का जो चैनल है आपने सुना होगा, वो सौरभ त्रिवेदी जो है वो अच्छे इंटरव्यूज़ करता है। वो जब पॉलिटिशियन से बात करता है तो थोड़ा पुश बैक भी करता है, फैक्ट्स भी उसके बाद होते हैं, पेपर लेके बैठता है, एंड इट इज़ नॉट एज जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसा होता है वैसा वो नहीं करता है, बिला वजह बहस करने को बहस नहीं करता है, किसी को टोकता नहीं, उनको पॉइंट आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता है। तो वो लोगों की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ रही है और लोग उनको रिकग्निशन दे रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग आई बिलीव। लेकिन हमारा जो लेगेसी मीडिया है, जिसको आप गोदी मीडिया भी बोलते हैं, जो न्यूज़ चैनल है, वो आज भी स्ट्रांग है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो लेगेसी मीडिया है वो बहुत वीक हो चुका है, उनकी व्यूअरशिप इस बार तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा घट गई है, इतनी भी घट गई है उनके जो स्टार एंकर्स हैं वो भी अब उनकी जॉब छोड़ के CNN, MSNBC ये सारे चैनल्स छोड़ करके अपने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, और कई ने किया भी है। अगर आप देखोगे फॉक्स का जो बहुत बड़ा होस्ट था टकर कार्लसन, वो अभी सिग्निफिकेंटली ट्विटर पे और यूट्यूब पे उसके वीडियोज़ आते हैं। दूसरे लेफ्ट विंग वाले भी हैं, राइट विंग वाले भी हैं, सब यूट्यूब की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी ये जो लेगेसी मीडिया है वो काफ़ी स्ट्रांग है। पता नहीं आगे का चेंजेस कैसे आएंगे, इसके बारे में मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा कि व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं हमारे मीडिया लैंडस्केप में, और ऐसे कुछ चेंजेस जो US में हुए हैं क्या आप खुद नोटिस भी कर रहे हो या नहीं। और जब ये चेंज आ जाएगा इवेंचुअली, कि जब लेगेसी मीडिया जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या लगता है ये लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट अपनी लिमिटेशंस के साथ हमें सच्चाई की तरफ ले जा रहे हैं या सच्चाई से हम लोग और भटक रहे हैं। ये सारी सोचने की बात है।